सो हम पढ़ना चाह रहे हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें कि आपको पढ़ना है पीएमएमसी टाइप, लैब में पीएमएमसी टाइप, देन एमआई टाइप। किताब में एमआई नहीं लिखा हुआ है, पीएमएमआई लिखा हुआ है, वो गलत है, इट इज़ एमआई टाइप, सॉरी सिलेबस में जो लिखा है। एंड देन इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, मीटर टाइप, यही तीन लैब में, ये तीन है, और जो आपका सिलेबस है उसमें भी इसी को सीखना है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, मशीन को, सिस्टम को सीखना है अगर आपको, तो सबसे पहले आपको इसका कंस्ट्रक्शन मालूम होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन का मतलब सारे पार्ट पुर्जे मालूम होने चाहिए कैसा है। उसके बाद दूसरी चीज़ है वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल आना चाहिए कि इस इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे काम कर रहा है ये। क्योंकि वर्किंग प्रिंसिपल एक्चुअली पहले मालूम है तभी कोई नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हमें पता है कि हमें एक इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए क्या बुनियादी चीज़ चाहिए, उस बुनियादी चीज़ के इर्द गिर्द सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। फिर रहने के लिए कमरा चाहिए, लेकिन सिर्फ कमरा से काम नहीं होगा ना। अगर परिवार रह रहा है तो किचन भी चाहिए, वॉशरूम भी चाहिए, ऐसे करके विंडो भी चाहिए कमरे में, कि बस बंद कमरे में आगे नहीं। सो एक है बेसिक रिक्वायरमेंट, बट बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ एलिमेंट्री रिक्वायरमेंट। एलिमेंट्री एलिमेंट से बनता है। एलिमेंट मतलब एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर वाला एलिमेंट जो होता है। एलिमेंट्री मतलब प्रारंभिक, बुनियादी। उस बुनियादी चीज़ों में हम जो है और चीज़ें ऐड करते हैं ताकि एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे, है ना। मैं ऊपर से कवर हटा दूं तो भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा, मैं इसके प्लेट्स को मिटा दूं तो भी रहेगा, है ना, बट वो डस्ट प्रोटेक्टेड नहीं है, प्रॉपर रीडिंग नहीं मिलेगी मुझे, है ना, इस तरह से। तो हम इसको क्लोज केस कर रहे हैं ताकि ये इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड रहे। इन्वायरमेंट डस्ट वाला भी, इन्वायरमेंट मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है, ऐसे करके। सो ये दो चीज़ है। इसके बाद आ जाते हैं इसके जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं। अल्टीमेटली अगर मैं मैथमेटिक्स नहीं लिखेंगे तो ना तो हम डिज़ाइन कर सकते हैं ना एनालाइज कर सकते हैं। कम आते जाओ ना, डिज़ाइन जो भी बच्चा है इसको बुला लो सर, डिज़ाइन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, है ना। सो हमें मैथमेटिक्स इसका जानना चाहिए। और उसके बाद प्रॉस एंड कॉन्स हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब आ जाएगा, ठीक है। सो जो मैं आज चुन रहा हूँ वो है एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये इंडिकेट करके बता रहे हैं क्वांटिटी को। दीज आर इंडिकेटिंग टाइप। जैसे हम यहाँ मीटर को देखेंगे, अगर मैं इसको लेके आऊँ यहाँ पर, कि अगर ये मैं मीटर को देख रहा हूँ, जितने भी मीटर्स हैं यहाँ पर ये सारे, ठीक है। सो ये वोल्ट मीटर है, एम मीटर है, वॉट मीटर है एंड पावर फैक्टर मीटर है। ऑल आर इंडिकेटिंग टाइप, सारे के सारे जो है वो इंडिकेटिंग टाइप है। मतलब उसमें पॉइंटर है जो डिफ्लेक्ट करके बता रहा है हमें कि भाई रीडिंग क्या है, क्वांटिटी किस वैल्यू का है, ठीक है। जैसे मैं सप्लाई ऑन करूँगा तो सबसे पहले मुझे वोल्टेज तो दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी क्योंकि बाकी चीज़ करंट पे डिपेंड कर रहा है। लोड कौन सा लगाऊंगा, अब लोड नहीं लगाया मैंने, ये ओपन है, इसको टच नहीं करना है, ओपन है तो लोड नहीं लगा हुआ है, इसलिए क्या है, वोल्टेज तो दिखाएगा क्योंकि सप्लाई का ये कैरेक्टरिस्टिक है। बट जब मैं इसमें लोड कनेक्ट करूंगा तब वो करंट को ड्रॉ करेगा, क्योंकि अगर हल्का लोड रहेगा तो कम करंट ड्रॉ करेगा, हैवी लोड रहेगा तो ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा। जब करंट ड्रॉ करेगा तब एमीटर दिखाएगा रीडिंग, जब करंट ड्रॉ करेगा तब कुछ वॉटेज होगा, कुछ पावर कंजम्पशन होगा तो पावर दिखाना शुरू करेगा। अब लोड का एक पावर फैक्टर टर्म होता है जो आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पावर फैक्टर टर्म से पता चलता है कि लोड ज़्यादा रेजिस्टिव है या लोड ज़्यादा इंडक्टिव है या लोड ज़्यादा कैपेसिटिव इन नेचर है। मान लीजिए मैं एक इनकैंडिसेंट बल्ब लगाऊं, जैसा ये बल्ब लग रहा है आपको पुराना समय का जो लगता था, सो ये रेजिस्टिव लोड है प्योरली, ठीक है। इसमें अगर कॉइलिंग कर भी रहे हैं तो नॉन इंडक्टिव है, मान लीजिए उसमें इतना इंडक्टेंस नहीं आएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एक मोटर कनेक्ट कर रहा हूँ, सिंपल, अगर आप घर का
जो पानी ये हाँ जो सबमर्सिबल होता है, तो वो कॉइल है उसके अंदर में, और कॉइल में अच्छा खासा इंडक्टेंस है, मतलब कॉइल अच्छा खासा मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है। सो उस लोड का बिहेवियर जो होगा वो इंडक्टिव ज़्यादा होगा, रेजिस्टिव कम होगा। रेजिस्टेंस उसमें है, हर कंडक्टर में रेजिस्टेंस है, सो हम कहेंगे वो एक RL लोड है, RL लोड है, बट इंडक्टिव प्रॉपर्टी ज़्यादा है उसमें, तो वो इंडक्टिव लोड कहलाएगा। तो अगर RL लोड रहेगा तो उसका पावर फैक्टर 1 से कम रहता है। तो ये जो पावर फैक्टर मीटर देख रहे हैं ये 1 पर टिका हुआ है। अगर 1 से कम है, अगर इंडक्टेंस ऐड करना शुरू करूँ, मतलब अगर रेजिस्टेंस था तो 1 पे है, अगर इंडक्टेंस ऐड करूँगा तो 1 से पीछे की तरफ जाना शुरू होगा। जितना ज़्यादा इंडक्टेंस होगा उतना ज़्यादा वो लैग करेगा, इसका कितना लैग कर रहा है, यानी पीछे की तरफ जा रहा है। अगर कैपेसिटर जोड़ूंगा तो लीड करेगा। ऐसा करके आप पढ़ेंगे कि अगर इंडक्टिव लोड है तो करंट या जो पावर फैक्टर है वो कहाँ रहेगा, और अगर रेजिस्टिव लोड है तो पावर फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। अगर ये एक्टिव लोड कैपेसिटिव लोड है, यानी ज़्यादा कैपेसिटेंस है उस लोड में, तो पावर फैक्टर 1 से क्या दिखा रहा है, मतलब ठीक है ना, ये चीज़ हो गया। हाँ, ये 1 से ज़्यादा नहीं है, इधर लैगिंग है इधर लीडिंग है, दोनों मैक्सिमम इज़ 1, यहाँ 0 से 1 तक है, यहाँ 0 से 1 तक है, ठीक है। सो मैक्सिमम 1 है। इसके बाद अगर इंडक्टिव है तो लैग करते हुए जा रहा है, कैपेसिटिव है तो लीड करते जा रहा है, बट 1 से कम हो जाएगा, ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं है कुछ भी। क्योंकि 3 तरह के पावर आप पढ़ेंगे, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपैरेंट पावर। जब हम कोई भी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं किसी लोड को, तो लोड जो होता है उसका एक अपना कैरेक्टर है। अगर वो रेजिस्टिव लोड है तो सारा का सारा पावर हम यूज़ कर पा रहे हैं, जितना इलेक्ट्रिसिटी आया वो सारा का सारा पावर हमने यूज़ कर लिया। अगर वो इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड है तो कुछ हिस्सा जो उस एनर्जी का होगा, अमाउंट ऑफ पावर जो होगा, एनर्जी होगा, वो स्टोरेज में चला जाएगा। जैसे कॉइल है, अब कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, एक रजिस्टर भी पे एक प्लेन वायर में करंट फ्लो कर रहा है, बट एक कॉइल में क्या है कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा है, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी यूज एज ए स्टोरेज मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में, ठीक है, ऐसे करके। तो उस कारण से जो है हमारा पावर फैक्टर, मतलब हम पावर असल में कितना दे रहे थे वो था अपैरेंट, जो प्रतीत हो रहा था। मैंने कहा जाओ 100 रुपया तुम्हें दे दिया, अब 100 मैंने तुम्हें सैलरी दे दी 1 लाख रुपए, तुमने कहा हाँ बहुत बढ़िया है। अब मैं कह रहा हूँ 1 लाख की सैलरी में मैं जो हूँ वो 25,000 जो है तुम्हारा PF में काट के रख लूँगा। सो आपको मैंने अपैरेंट वैल्यू क्या दिखाया, ग्रॉस अपैरेंट वैल्यू जो प्रतीत हुआ, दे तो रहा हूँ 1 लाख, लेकिन आपके बैंक में कितना दे रहा हूँ मैं, 75,000। तो आप कहेंगे कि एक्टिव जो मेरा है, यानी जो मैं यूज़ कर सकता हूँ पूरा वो है 75,000। अब सरकार कहेगी कि हर महीने 75,000 आ रहा है तो 12 गुना 75 कर दो, तुम्हारा एक स्लैब से ऊपर जा रहा है इनकम, तो इसमें से कुछ टैक्स लूँगा मैं। अब तुम जितना बचा लो, टैक्स कुछ बचाने के, सब कुछ बचाने के बाद भी कुछ सर्टेन टैक्स अमाउंट कटेगा ही कटेगा। तो आप चाहते हो कि कट जाए टैक्स, ठीक है, आपको सिटीजन हो, आप सोचते हो देना, बट आप चाहते नहीं हो, तो आप उसको कंसिडर किस में करोगे, प्रॉफिट में कि लॉस में? लॉस में। प्रॉफिट आपका कहाँ हो रहा है, डायरेक्टली हो रहा है सिटीजनशिप में, लेकिन आप कहोगे ना यार 20,000 कट गया, जितना टैक्स बढ़ा दूंगा आप क्या कहोगे कि लॉस हो रहा है मुझे इतना। सो उसी तरह से जो अमाउंट लॉस हो गया वो ऐसे हीट लॉस हो रहा है, I²R लॉस, जो स्टोर्ड हो गया वो रिएक्टिव पावर हो गया, और जो आप यूज़ कर पा रहे हैं वो एक्टिव पावर हो गया। तो एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपैरेंट पावर, इससे पावर फैक्टर टर्म आएगा। जो पावर फैक्टर पढ़ लेंगे तो पावर फैक्टर मीटर का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम डिस्प्ले पे सीख सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। सो इसके पीछे जो है अलग अलग टेक्नोलॉजी है ना, अलग अलग कंस्ट्रक्शन है। जैसे कि जो ये पावर फैक्टर मीटर देख रहे हैं और जो वॉट मीटर देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। अगर मैं वोल्ट मीटर और एम मीटर देख रहा हूँ, जो आप देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, वहाँ लगा हुआ है, ये सब MI टाइप है, मूविंग आयरन टाइप है। इसके अलावा PMC टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बट ये सिर्फ DC में यूज हो सकता है, सिर्फ DC मेजरमेंट के लिए। ये जो होगा हम देखेंगे कि AC और DC दोनों में यूज हो सकता है, या सिर्फ AC में यूज हो सकता है, या ये भी DC में यूज हो सकता है। सो डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट कंस्ट्रक्शन, डिफरेंट एप्लीकेशन, ठीक है। पता चलेगा कि ये ज़्यादा महंगा है या ये महंगा है, या ये ज़्यादा महंगा है, ठीक है। एम मीटर इससे भी बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं, किससे बनाना बेहतर होगा, कौन सा खरीदना बेहतर होगा, ये सब चीज़ें एज अ इंजीनियर आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। अब MI टाइप को समझने से पहले एक सिंपल मैग्नेटिक फिनोमेना आप मुझे बताइए कि मान लीजिए कि मैं 2 बार मैग्नेट रखूँ अगल बगल। बार मैग्नेट देखा होगा, नहीं देखा है तो ख़रीद लीजिएगा, पेयर मिल जाएगा 10-20 रुपये का, खेलने के दुकान में भी, चॉइस में भी मिल जाएगा। तो मैंने ऐसे रख दिया 2 नॉर्थ साउथ मैग्नेट, और
एक जगह मैंने ऐसे रख दिया, और मैंने नज़दीक लेके आ गया हूँ, तो कैसा इंटरैक्शन होगा? यहाँ क्या होगा? यहाँ रिपेल हो जाएगा और यहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा। सो ये अरेंजमेंट जो है वो रिपल्जन पैदा कर रहा है, रिपेल से रिपल्जन बन गया, एक दूसरे को अपोज कर रहा है, और ये अट्रैक्शन। अब मैं अगर एक को फिक्स कर देता हूं, फिक्स्ड कर दिया, एक मैग्नेट को यहाँ किल लगाया, ड्रिल करके लगा दिया, इसको खाली फ्री रख रहा हूं, वैसे यहाँ भी इसको मैं फिक्स कर दे रहा हूं और ये मूव कर सकता है। तो अब क्या होगा? जब मैं इसको नज़दीक लाऊंगा तो इस पर कोई असर होगा? ये जहां है वहीं रहेगा, हो रहा है बट काउंटर बैलेंस हो रहा है। ये जो मैंने फिक्स कर रखा है वो काउंटर बैलेंस है, तो अट्रैक्ट ये मूवमेंट नहीं करेगा, बिकॉज सो दिस इज बिकम अ फिक्स्ड मैग्नेट, फिक्स्ड बार मैग्नेट। ये कौन सा बन गया? मूविंग बार मैग्नेट। ये कौन सा बन गया? फिक्स्ड। ये बन गया मूविंग। सो ये अट्रैक्शन रिपल्सन टाइप है, वो टेंशन टाइप है। सो ये जो पीस है बेसिकली दिस इज अ बार बट मेड अप ऑफ सम मैग्नेटिक मटेरियल, सम आयरन मटेरियल, ठीक है। सो ये तो परमानेंट था, क्लियर है? इतना मिटा दूं, दूसरा काम करते हैं। हाँ, एक क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक पीस लेते हैं, एक मैग्नेटिक पीस लेते हैं, मतलब जो भी मैग्नेट नहीं है, यानी एक आयरन पीस लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे बार भी हो सकता है पूरा, या प्लेट भी हो सकता है, पतला प्लेट भी होगा। अगर मैं इसके अराउंड कॉइल को लपेट दूं और इलेक्ट्रिसिटी इससे पास करूं, तो आप देखेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होना शुरू हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे। सो इट विल बिकम अ बार मैग्नेट इक्विवेलेंट। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट बट इट विल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, दो आयरन पीस ले लूं ऐसा, एक को मैं फिक्स कर देता हूं और एक को मैं मूवेबल रखता हूं, ठीक है। और कैसे रखता हूं? अगल बगल नहीं रखता हूं, आमने सामने रखता हूं। मतलब एक दीवार ले रहा हूं, समझिए, उस दीवार पे मैंने एक मैग्नेटिक पीस को, ये कार्डबोर्ड ले लिया, फिक्स कर दिया, और इसके सामने एक सामने दूसरा, मतलब ऐसे हिंज कर दो, सर पर्दा होता है ना, ये पर्दा लटकाते हैं, तो पर्दे में जो ऐसे मूवमेंट्स हो सकता है, व्हील के साथ लटका के एक और इसके ठीक फ्रंट पे मैंने मैग्नेट पीस रख दिया है, स्लाइड कर सकता है। अब जब मैं इस पूरे पीस को अगर मैं मैग्नेटिक कॉइल से ढक दूं और अब सप्लाई दूंगा, तो क्या होगा? इसमें भी मैग्नेटिज्म आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। क्या होगा? दोनों इसको क्या करेगा? ये रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा। सो इस बेसिस पे मैं बनाऊंगा रिपल्जन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट दो तरह के हैं, अट्रैक्शन टाइप, रिपल्जन टाइप। सो अट्रैक्शन टाइप ऐसे नहीं बनाएंगे हम, लेकिन रिपल्जन टाइप हम ऐसे बेसिस पे ही बनाएंगे। मतलब आप दो नोटबुक रख लीजिए पैरेलल में, समझिए कि वो आयरन के पीसेस हैं, प्लेट्स हैं, और मैं उसको एक मैग्नेटिक कॉइल के अंदर इमर्ज कर दूं और एक को फिक्स कर दूं, उसी कॉइल के साथ मैं उसको फिक्स कर दूं। मतलब ये कॉइल का अगर डमरू है तो अंदर में ये आयरन पीस मैं फिक्स कर दे रहा हूं, और ये इसके बाहर पूरा कॉइल लपेटा हुआ है, और दूसरा कॉइल जो है उसको मैं लटका दे रहा हूं इस फील्ड में। तो जब मैं इसको एनर्जाइज करूंगा सप्लाई से, तो ये दोनों मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये फिक्स्ड है, ये मूविंग है, तो ये मूव करेगा। अच्छा, मैंने इसको ऐसा हिंज कर रखा है कि ये सर्कुलर मोशन में ही मूव करेगा। मतलब दिस इज योर फिक्स्ड आयरन एंड दिस इज दिस आयरन, बट इट विल मूव इन अ सर्कुलर मोशन। और इसके साथ मैं अगर एक पॉइंटर लगा दूं, तो जब ये मूव करेगा तो उस पॉइंटर को भी अपने साथ मूव कराएगा। सो अमाउंट ऑफ करंट मुझे नापना है, बट जब मैं करंट को फीड करूंगा
तो करंट किस चीज़ को अफेक्ट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को। तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ज़्यादा पोल स्ट्रेंथ होगा, यानी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, उतना ज़्यादा रिपल्जन होगा। यानी मैं करंट को नापना चाह रहा हूँ तो ये इफेक्ट से नाप सकता हूँ। मैंने क्या किया, 1 एम्पीयर करंट दिया, देखा कितना मैग्नेटिक फील्ड जो भी पैदा हो रहा है, जो भी मूवमेंट हो रहा है, मुझे देखना पॉइंटर कितना मूव किया, देखा पॉइंटर सर्टेन थीटा से मूव किया, मार्किंग कर दिया 1 एम्पीयर उस जगह पे। मतलब ये प्लेट लगाया, ऐसे करके एक प्लेट लगाया और देखा कि मैं लेफ्ट साइड दिखा रहा हूँ बट ये राइट साइड है, जहाँ पे नहीं था जब करंट 0 था। अब जब मैंने 1 एम्पीयर करंट भेजा, देखा ये कहाँ पहुँचा, यहाँ मार्किंग कर दिया 1 एम्पीयर। अब 2 पे पहुँचा, मार्किंग कर दिया 2 एम्पीयर। 3 पहुँचा, 3 कर दिया, 4 पहुँचा, 4 कर दिया। दिस इज़ नोन एज कैलिब्रेशन। मैंने कैलिब्रेट कर दिया, मार्किंग कर दी, अब मैं रीडिंग ले सकता हूँ इस इंस्ट्रूमेंट से। सो इन दिस वे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट वर्क्स। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, इस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। सो कंस्ट्रक्शन को किताब से देख करके डायग्राम, इस किताब में सिंपल है, अगर आप नेट पे जाइए और 3D डायग्राम दिखे और अच्छा है, बट यहाँ एक कट अवे व्यू है ना। मतलब कि एक मुझे मोशन क्रिएट करने के लिए मुझे चाहिए कंडक्टर या सेवरल कंडक्टर्स, प्लस चाहिए मुझे करंट थ्रू द कंडक्टर। तो मुझे क्या मिलेगा, और प्लस चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, प्लस चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। सो फोर्स क्रिएट हो जाएगा, बट ये फोर्स जो होगा मैकेनिकल फोर्स होगा। मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट कर रहा हूँ मैं, जो एक दूसरे को धक्का दे रहा है। मुझे कंडक्टर चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। उस कंडक्टर में एक कंडक्टर नहीं, 2 कंडक्टर चाहिए। उस कंडक्टर में मैं ऐसा अरेंजमेंट कर रहा हूँ कि वो रिपल्जन क्रिएट करेगा, ठीक है, और मैं उसके साथ पॉइंटर अटैच करूँगा। तो एक सिस्टम है जो इंडिकेटिंग का काम कर रहा है, एक सिस्टम है जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का काम कर रहा है। अब इसको क्या कर रहा है, क्रॉस सेक्शन कट कर दिया, मतलब प्लेट लेकर कट कर दिया। सो इट अपीयर्स लाइक दिस, इट अपीयर्स लाइक ठीक है। एक सिलेंडर था, उसको कट कर दिया। अब यहाँ जो है आपको कंडक्टर्स दिखा रहा है, मतलब जो कॉइल लपेटा गया था वो सामने से उसका क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा ना, ऐसे तारे, ऐसे ब्रश, सामने से ब्रश देखते हैं सारा, ऐसे करके आपको कंडक्टर्स के पीसेस जो हैं उसका फेस दिखाई देगा, सर्कुलर जो एरिया होगा। सो डेफिनेटली एक तरफ से करंट जा रहा होगा, एक तरफ से करंट आ रहा होगा। तो ये चूज़ कर लिया, जहाँ डॉट लगा रहे हैं यानी करंट कमिंग आउटवर्ड। जब कोई तीर मैं आपके तरफ खींच के मारूंगा तो एरो का पॉइंटर आपके तरफ होगा। जब मैं तीर यहाँ से खींच के मारूंगा तो उसका जो बैक साइड होगा वो यहाँ होगा। तो व्हेन करंट इज कमिंग आउट ऑफ द ब्लैक बोर्ड, you are seeing the point in the conductor. When current is going inside the blackboard, you are seeing a cross. ये ध्यान रखना नोटेशन, ये सिर्फ करंट के लिए नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी, जब भी हम प्लेन पे काम करेंगे। तो ऐसे करके हमने बता दिया कि ये कंडक्टर जो इस पे हमने कॉइल्ड कर रखा था, ऐसे कट किया तो ये क्रॉस सेक्शन है। अब इसके वॉल पर हमने क्या किया है, एक आयरन पीस प्लेट लगा रखा है। सर्कुलर है चूंकि तो सिलेंडर है, तो ऐसा ही कर्व लगा रखा है। दिस इज फिक्स्ड, इसको कहीं फिक्स किया हुआ है यहाँ वॉल के साथ मान लीजिए, ठीक है। और बीच में हमने एक जैसे हिंज पॉइंट बनाया हुआ है, तो एक एक्सल बना दिया, यहाँ पे कहीं लटका रहेगा वो इसके साथ घूम सकता है, धुरी बना दी। और इस धुरी पे हमने क्या किया, एक आयरन पीस और लटका दिया। और इस आयरन पीस के साथ हमने एक पॉइंटर लगा दिया। समझ में आ रहा है डायग्राम? ऐसे कर्व कर लीजिएगा कॉपी को, ऐसे कॉपी कर्व कर लीजिएगा और इसके सामने एक छोटा सा प्लेट रख लीजिएगा, कुछ ऐसा है अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसके सामने कर्वेचर में है। तो जब दोनों में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये नॉर्थ साउथ, ये भी नॉर्थ साउथ, ये डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, भाई जाओ और दूर जाओ। तो जितना ये मूव करेगा उसके हिस्से, अगर ये 0 पोजीशन था तो ये इसको डिफ्लेक्ट करेगा, तो ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। मतलब उसको बनाने के लिए एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम कुछ ऐसा पीस बनाएंगे कि जो सामने इसके पड़ रहा है ज़्यादा फील्ड लग रहा है, फिर जैसे जैसे दूर जाएगा इससे थोड़ा फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, तो हल्का सा पीस जो होगा वो टेपर्ड भी रहेगा। डिज़ाइन है वो सब, उतना डिटेल अभी नहीं भी देख रहे हैं,
तो काम चल जाएगा फंडामेंटल समझने को, ठीक है। और उसको हमने हिंज कर रखा है, लटका रखा है, तो ये पॉइंटर है। सो डिफ्लेक्शन कहा, कोई भी चीज़ के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए, एक जो मोशन पैदा करे यानी डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन पैदा करने के लिए हमने एक मैग्नेटिक फील्ड का अरेंजमेंट कर लिया, कॉइल। जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसको मैग्नेटाइज कर रही है, एंड बिकॉज ऑफ डैट इसमें डिफ्लेक्शन पैदा होगा क्योंकि दोनों को रिपेल करेगा। नाउ अनदर इज कंट्रोलिंग फोर्स। तो कंट्रोल करने के लिए हम हो सकता है कि जैसे ये जब डिफ्लेक्ट करेगा तो ये टर्न करेगा। अब मैंने इसके पास अगर स्पाइरल स्प्रिंग बांध रखा है मान लीजिए, तो जैसे जैसे ये डिफ्लेक्शन होगा वो स्प्रिंग जो उसमें खिंचाव पैदा होगा उसमें एक अपोजिशन टॉर्क डेवलप होगा, डेफिनेटली रोटेशनल टॉर्क है। तो डैट जो फोर्स होगा, जैसे स्प्रिंग फोर्स कहते हैं प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, यहाँ जो टॉर्क है प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा, जितना एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा के थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू के थीटा, के एक्स होता है ऐसे मान लीजिए। तो जितना ज़्यादा एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा उतना ज़्यादा कंट्रोलिंग फोर्स यानी जो फोर्स अपोज करेगा इस डिफ्लेक्शन को वो बनेगा। तो उस पोजीशन पे जहाँ पे कि ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है इक्वल टू हो जाए कंट्रोलिंग टॉर्क, इसका मतलब है जो नेट फोर्स है क्या हो जाएगा वो 0। नेट फोर्स होने का मतलब पॉइंटर क्या करेगा, रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, अल्फा हो गया 0 यानी एक्सेलरेशन हो गया 0। जब फोर्स 0 होता है तो वेलोसिटी जो है वो चेंज होना बंद हो जाता है। फोर्स 0 होता है तो एक्सेलरेशन 0 होता है। ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। ए इज इक्वल टू एफ बाई एम तो मालूम है न्यूटन का लॉ। तो एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी। जब फोर्स 0 हो जाए, क्योंकि न्यूटन ने यही कहा था कि नेट फोर्स, तो नेट फोर्स 0 हो गया तो एक्सेलरेशन 0, बट एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी इज 0। बट जब ये पॉइंटर जा रहा था तो वहाँ पर जाकर की वेलोसिटी एकदम 0 नहीं थी, इट वॉज देयर समथिंग। तो अब क्या होगा, वहाँ ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आप अपने आप को एक स्प्रिंग से बांध दीजिए अच्छा खासा, और सेंटर पे यहाँ मान लीजिए मैं खड़ा हूँ और उस दीवार से मैंने अपने आप को स्प्रिंग से बांध रखा है, स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पे। अब मैं बहुत तेज़ी से शिफ्ट करता हूँ तो स्प्रिंग आएगा। अब जैसे मैं यहाँ करके रुकूंगा या अपने मैक्सिमम स्पीड को पकड़ूंगा, मान लीजिए मैं 0 स्पीड पे था, मैं मैक्सिमम स्पीड पे जा रहा हूँ, एक जगह आएगा जरा मेरा स्पीड मैक्सिमम होगा बट फोर्स बैलेंस हो चुका होगा, उसके आगे मैं नहीं जा पाऊंगा, ठीक है। तो मैं रुकूंगा, धीरे धीरे क्या होगा, मुझे स्प्रिंग रोकते जाएगा, तो मैं चलूंगा मैक्सिमम स्पीड से। मैं यहाँ से जब चलूंगा तो मैं मैक्सिमम स्पीड से, जिस भी स्पीड से दौड़ूंगा मेरी स्पीड धीरे धीरे कम होते जाएगी। क्यों, क्योंकि मुझे अपोजिशन फोर्स मिल रहा है, एक ही फोर्स है जो अपोज कर रहा है। मैं कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, स्पीड घटते जाएगी, मैं यहाँ तक पहुँचा, मेरी स्पीड 0 हो गई, लेकिन स्प्रिंग क्या हो गया, इलॉन्गेट हो चुका है। अब स्प्रिंग भी स्ट्रांग है, मैं यहाँ उसको होल्ड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि उसके पास ताकत है, तो इट विल पुल मी बैक। जैसे में पुल करेगा, मैं सेंटर पे आया, मैं अपने मैक्सिमम स्पीड पे आ जाऊँगा, स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ पे आ जाएगी, उसकी एनर्जी स्टोर खत्म हो गई, लेकिन मैं उस तरफ भागूंगा क्योंकि मैं अभी मोशन में हूँ। तो मैं जब यहाँ तक पहुँचूंगा स्प्रिंग को मैं कंप्रेस कर दूंगा, अब मैं रुका लेकिन स्प्रिंग फिर मुझे पुश करेगा, फिर मैं यहाँ जाऊँगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी अगर ये जो सरफेस है ये कोई फ्रिक्शन नहीं पैदा कर रहा है। तो ये तो मैं खड़ा हूँ क्योंकि फीलिंग हो जाए आपको, नहीं तो एक ब्लॉक लगा दीजिए, जो मैं फील करूँगा ब्लॉक भी वही फील करेगा। ब्लॉक को स्प्रिंग के साथ बांध दीजिए, जहाँ पे है वहाँ से आप उसको जब खींच के छोड़िएगा तो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन जहाँ होगा, जहाँ दोनों नॉर्मल है, वहाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, फार एंड पे 0 काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, उसमें स्टोर्ड एनर्जी, पोटेंशियल मतलब स्टोर्ड एनर्जी, स्प्रिंग की स्टोर्ड एनर्जी ज़्यादा है, वो वापस पुल बैक करेगा, फिर नॉर्मल पे आएंगे, स्प्रिंग नॉर्मल पे आ गया लेकिन मैं काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुका हूँ, फिर मैं उधर रन करूँगा तो ये मोशन होने लगेगा। यहाँ भी कुछ ऐसा होगा, बहुत माइनर होगा बट इट विल वाइब्रेटिंग, तो पॉइंटर स्थिर नहीं होगा। तो पॉइंटर को स्थिर करने के लिए अगर मैं ये मूवमेंट इस एयर में कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा देर तक करूँगा। अभी यहाँ अगर मैं पानी भर दूँ इस पूरे कमरे में तो मेरा मोशन क्या होगा, कम हो जाएगा, धीरे धीरे बार बार ऐसे करके ज़्यादा फोर्स लगेगा, मैं रुक जाऊँगा, थक जाऊँगा। अगर मैं यहाँ शहद भर दूँ और जल्दी रुक जाऊँगा। सो ये डैम्पिंग कहला रहा है, मतलब दोनों तरफ ही जा रहा हूँ तो ऑसिलेशन मेरा धीरे 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 करके 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 रुक जाएगा। सो उसको क्या कहते हैं हम लोग, डैम्पिंग फोर्स या डैम्पिंग सिस्टम, ठीक है। सो डैम्पिंग, एयर डैम्पिंग भी होती है। मान लीजिए कि मैं एक हवा, ये पंखा बंद हो गया है,
मैं एक हैंड फैन लेकर के उसको अगर बूम करूँ ऐसे, तो आपको एयर अपोजिशन पता चलेगा। एवरी टाइम यू आर स्वेपिंग, ऐसे स्वीप कर रहे हैं, आपको पता चलेगा कि एयर उसको रोक रहा है। आप बाइक तेज़ी से चलाइए और एक सामने में बड़ा स्क्रीन लगा दीजिए, जितना बड़ा स्क्रीन लगाएंगे उतना तो आपको अपोजिशन पता चलेगा एयर का। तो मैं अगर डैम्पिंग करना है तो सबसे पहले एयर डैम्पिंग यूज़ करूँगा, क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल है, उसको ख़रीदना नहीं है, भरना नहीं है। तो अगर इस पॉइंटर या इसके साथ ये जो पत्ती है, ये चूँकि मूव कर रही है इसमें, तो मूव करने के कारण इसमें खुद में डैम्पिंग हो, या एक और पत्ती साथ में लगा दूंगा थोड़ा सा चौड़ा फ्लैग जैसा, कि जब वो मूव करेगा तो ये इसको एयर डैम्पिंग करेगा। तो डैम्पिंग सिस्टम हमारा यहाँ काम कर सकता है। लेकिन यहाँ हम एयर डैम्पिंग नहीं यूज़ करते हैं, इट इज़ नॉट इफेक्टिव। यहाँ हम डैम्पिंग यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं एडी करंट डैम्पिंग। ठीक है, तो डैम्पिंग कई तरह से हो सकते हैं। तो अभी आप टाइप्स ऑफ डैम्पिंग, 3 तरह के डैम्पिंग है, उसके बाद पढ़िएगा। एयर है, फ्लूइड है, एडी करंट डैम्पिंग है। ठीक है, कि कैसे डैम्पिंग हो रहा है, ये काम आपको मैं दे रहा हूँ। स्प्रिंग कंट्रोल आप पढ़े में, स्प्रिंग मोशन, ये डिफ्लेक्शन जो है पैदा हो गया, ठीक है, फोर्स क्रिएट होता है, ये बताया था, फोर्स इज इक्वल टू BIL। चलो यहाँ तो खैर प्लेट है, अलग फोर्स होगा। फोर्स क्रिएट होगा जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं रखूंगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स क्रिएट होता है। यहाँ लेकिन क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स है, अट्रैक्शन रिपल्सन का, तो PMMC नहीं है, ऐसा ही है। सो मोशन करने के लिए मुझे इसमें सप्लाई भेज दिया, जिस कारण मैग्नेटिक फील्ड आ गया और फोर्स क्रिएट हो गया। कंट्रोल करने के मैंने स्प्रिंग कंट्रोल कर दिया। एक और कंट्रोल होता है ग्रेविटी कंट्रोल। जैसे कि कोई अगर वर्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, पॉइंटर है, अब ये पॉइंटर ऐसे है, अब ये पॉइंटर का डिफ्लेक्ट करके यहाँ आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ वेट बांध देता हूँ। तो जब ये पॉइंटर यहाँ पहुँचता है तो ये वेट ऐसे आ जाएगा, तो ग्रेविटी इसको पुल कर रही है, तो ग्रेविटी काम करती है उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को बैलेंस करने के लिए, तो ग्रेविटी कंट्रोल भी कहलाता है। उसके अलावा ग्रेविटी कंट्रोल के अलावा हम स्प्रिंग कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये 2 कंट्रोल आप लोगों को पढ़िए अभी, जो मैंने आप लोगों को मटेरियल दिया है, और दूसरा डैम्पिंग। ठीक है, ये काम मैं आपको दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ताकि आप ये नहीं कहें कि हो क्या रहा है पहले। तो विजुअल्स क्लियर है ना। इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताया, बुनियादी बात बताइए। सो ये डैम्पिंग आप पढ़िएगा, फाइन। अब डैम्पिंग अगर हो गई है, मान लीजिए आपने अगर पढ़ लिया, पढ़ लीजिएगा, उसको नहीं समझ में आएगा तो फिर समझाऊंगा अलग से, एडी करंट डैम्पिंग। बट डैम्पिंग अगर हो गई है, ठीक है। सो मैं इसको पढ़ देता हूँ, जो किताब में बहुत सिंपल पैराग्राफ लिखा है, ताकि एक्स्ट्रा कुछ नहीं जाए। इन दिस इंस्ट्रूमेंट देयर आर 2 पीसेज ऑफ आयरन। ठीक है, 2 पीसेज ऑफ आयरन है, एक फिक्स्ड पीस है, एक मूवेबल पीस है। प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कॉइल, एक कॉइल है, उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया गया है। वन ऑफ द पीसेज इज फिक्स्ड वाइल द अदर इज मूवेबल। तो ये मैं कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, जब भी आपको इंस्ट्रूमेंट समझाएंगे तो पहले कंस्ट्रक्शन बता दीजिए। तो डायग्राम अच्छे से बनाएंगे तो कंस्ट्रक्शन समझा सकते हैं। डायग्राम बता देंगे, कॉइल है, कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके मैग्नेटिक फील्ड में 2 पीसेज हैं आयरन के, एक फिक्स्ड है, एक मूवेबल है। अब मूवेबल के साथ पॉइंटर अटैच्ड है, दिख रहा है, तो बाकी बात भी आप लिख लेंगे। ठीक है, with which a light aluminium pointer is attached. Light aluminium pointer is attached. When there is no current in the coil, जब इस coil में कोई भी करंट नहीं है, यानी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यानी कोई मैग्नेटिक रिपल्जन नहीं है, यानी कोई पॉइंटर मूवमेंट नहीं है, ये 4 लिख दिया लाइन। ठीक है, सो व्हेन देयर इज नो करंट इन द कॉइल द 2 आयरन पीसेस आर ऑलमोस्ट टचिंग ईच अदर। टचिंग का मतलब नहीं है, दे आर एक्चुअली वेरी क्लोज टू ईच अदर। बीच में थोड़ा सा एयर गैप है, क्योंकि जितना एयर गैप बढ़ा देंगे वो फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। जितना नज़दीक रखेंगे उतना स्ट्रॉन्ग, लेकिन सटा नहीं दे रहे हैं कि आकर से रगड़ने लग जाए। ठीक है, सो दे आर क्लोज टू ईच अदर। व्हेन द करंट और अ करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज इज पास्ड, है ना, टू बी मेजर्ड इज पास थ्रू द कॉइल, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। दिस मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि ये कॉइल ऐसा है तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, ये बात समझिएगा कि ये कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इस पूरे रीजन में। और चूंकि ये मैग्नेट ऐसे है तो ये आयरन पीस में इस तरह से नॉर्थ साउथ मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाएगा इस डायरेक्शन में। सो व्हेन द करंट टू बी मेजर्ड इज पास थ्रू अ कॉइल, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एंड द 2 आयरन पीसेस आर मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन। तो अब पहले तो क्या, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तब की सारी बातें लिख दी। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो कॉइल में करंट नहीं, जब कॉइल में करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, आयरन पीस मैग्नेटाइज नहीं है, इसलिए कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं है, इसलिए पॉइंटर का डिफ्लेक्शन नहीं।
जब मैं मैग्नेटिक फील्ड इसमें अप्लाई करंट फ्लो कराऊंगा, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। मैग्नेटिक फील्ड के कारण दोनों आयरन पीस मैग्नेटाइज्ड होंगे, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे, दोनों रिपेल करेंगे। रिपेल करने के कारण जो मूविंग आयरन है वो डिफ्लेक्ट करेगा एंड इट विल डिफ्लेक्ट इन एंगुलर वे, और पॉइंटर उससे अटैच है तो पॉइंटर भी डिफ्लेक्ट करेगा। अब डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, क्योंकि मुझे करंट नापना है, तो करंट के स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल जो वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स होगा या टॉर्क क्रिएट होगा, उसके प्रोपोर्शनल जो होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। सीधा सीधा बात है कि थीटा जो होगा, इसका जो थीटा होगा, थीटा विल बी प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन विच इज प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स, एंड दिस फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, इतनी सी बात है। सो द फ्री piece experience a repulsive force from the fixed piece and moves with the result that pointer attached with moving piece shows the deflection on the scale। तो मूव करेगा और इस तरह से मूव करेगा। हाँ, तो यही कह रहा हूं कि ये डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा। यही पैराग्राफ है। द पॉइंटर कम टू रेस्ट व्हेन द डिफ्लेक्टिंग फोर्स एंड द कंट्रोलिंग टॉर्क becomes equal। ये लिख दिया गया है कम्स टू रेस्ट, लेकिन इट विल नॉट डायरेक्टली कम टू रेस्ट, इट विल हैविंग स्मॉल वाइब्रेशन, नॉट अ बिग वाइब्रेशन, बट दैट वाइब्रेशन विल बी डैम्ड आउट वेरी फास्टली। सो हमें नहीं पता चल रहा है कि वहाँ जाते ही वो रुक जाएगा, इतना फास्ट है कि डैम्पिंग भी वेरी फास्ट है, इसलिए हमें नहीं पता चला, इसलिए सीधा लिख दिया इस विल कम टू रेस्ट। एक्चुअली कम टू रेस्ट नहीं है, जहाँ फोर्स बराबर होगा वहाँ एक्सेलरेशन बंद हो जाएगा, लेकिन कुछ मोशन है जिसको कि डैम्पिंग जो मीडियम है यानी एयर है वो हटा देगा। ठीक है, तो डैम्पिंग इज प्रोवाइडेड बाय एयर फ्रिक्शन मेथड। अच्छा, यहाँ एयर फ्रिक्शन लिख दिया मेथड। एडी करंट डैम्पिंग इज नॉट पॉसिबल एज इट विल बी नीड अ परमानेंट मैग्नेट विच विल अफेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल। ओके फाइन, तो यहाँ उल्टा बोल दिया, यहाँ एडी करंट डैम्पिंग नहीं चाहिए, जो पहला बोला था ठीक ही बोल रहा था। यहाँ पर जो कह रहा था एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग से काम, यहाँ एयर डैम्पिंग से काम हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने पहला बोला था कि प्लेट पत्ती लगी हुई या वही अपने आप में ही काम करेगा, है ना। एडी करंट डैम्पिंग हम पीएमएमसी में यूज़ कर रहे हैं। फाइन, तो ये हो गया आपका, बट आप पढ़ लीजिए एयर डैम्पिंग, फ्लूइड डैम्पिंग और एडी करंट डैम्पिंग, ये पढ़िएगा जरूर। यहाँ पर क्या है, हमारा एयर डैम्पिंग से काम हो जा रहा है, तो हमें विशेष इसमें बंदोबस्त नहीं करना पड़ रहा है। अब है इक्वेशन, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो पैदा हो रहा है टॉर्क, उसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्किंग प्रिंसिपल, इसको आप इंग्लिश लैंग्वेज में समझा दिए। हमें अंग्रेजी भाषा की भी ज़रूरत है या हिंदी भाषा की, और हमें मैथमेटिकल लैंग्वेज की भी ज़रूरत है। सारी बात को जो है हमें शॉर्ट सिंबल्स में लिखना है और कुछ नहीं है। मैथ्स में क्या है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैथ्स में लिखना कम है, बोलना ज़्यादा है। आप बोलते नहीं हैं, आप अगर बोलिएगा प्रॉपर पूरा इंग्लिश तो आपको मैथ समझ में आने लगेगा। जैसे कि मैं इक्वेशन बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ क्वांटिटी है, जैसे LH कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड